हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के बारे में समझने वाले हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया, इससे रिलेटेड प्रोविज़न किस एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं, इसके कंपोजिशन यानी कि इसमें मेंबर और चेयरमैन होते हैं, और इसके गठन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, तभी आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बात करें सबसे पहले कि आईटी एक्ट जो है वो इससे डील करता है। आईटी एक्ट के अंतर्गत जो साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल है, इसके प्रोविज़न दिए गए हैं। सेक्शन नंबर 48 से 58 तक साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है आईटी एक्ट के अंदर। बात करें इसका इस्टेब्लिशमेंट और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो साइबर अपराधों और आईटी अधिनियम के अंतर्गत दिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील सुनना साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल का कार्य है, और इसका उद्देश्य भी यही है। बात करें इसकी गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब किसी भी व्यक्ति को निर्णायक अधिकारी मतलब होता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, यानी कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वह होता है जो भी आईटी के जितने भी केसेस होते हैं आईटी एक्ट के अंदर साइबर क्राइम के, वो सारे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफिसर के द्वारा सेटल किए जाते हैं, और उसके द्वारा निर्णय देने पर जो अपील जाती है वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है। उसके लिए एक विशेष मंच बनाया गया है जो है हमारा साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल। तो वहाँ पर अपील जाती है। अगर कोई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर से असहमत होता है तो वो सीधे न्यायालय ना जाकर साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष जाता है। वो दोबारा से उस केस की हियरिंग करते हैं, सुनते हैं और फिर अपना डिसीजन देते हैं। तो यह एक विशेष न्यायिक निकाय है, यानी कि स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है जो आईटी एक्ट से जुड़े हुए मामलों में न्याय प्रदान करती है। उसके बाद बात करें इसकी संरचना या कंपोजिशन के बारे में, तो ये जो ट्रिब्यूनल है साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल है, इसमें एक अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन और सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए अन्य सदस्य यानी मेंबर्स होते हैं। और मेंबर्स वह व्यक्ति होते हैं जो न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं, यानी कि किसी कोर्ट के वो जज हैं या फिर न्यायाधीश है, या तो उच्च न्यायालय के या तो हाई कोर्ट के या फिर इससे ऊपर के जो जजेस हैं उनकी ही नियुक्ति की जाती है साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के अंदर। सदस्य के पास सूचना प्रौद्योगिकी, कानून और प्रशासन का अनुभव होना चाहिए, यानी कि रिलीवेंट एक्सपीरियंस जो है उनके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी इनके अधिकारों और इनकी शक्तियों के बारे में, यानी कि जो साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल है इसके पास क्या पावर और क्या अथॉरिटी होती है। तो सेम अथॉरिटी होती है जो एक दीवानी न्यायालय के पास होती है। दीवानी न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है, जैसे कि विटनेसेस को समन भेजना या विटनेसेस को बुलाना, दस्तावेजों की जांच करना, सबूतों को अस्वीकार या स्वीकार करना, आदेश पारित करना, तो ये सारी पावर जो है साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल को होती है। जो एक सिविल कोर्ट को पावर है, सेम उसी तरीके की पावर साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल को भी होती है। बात करें अपील के प्रोसेस के बारे में, यानी कि जैसा कि मैंने बताया, जब किसी व्यक्ति को निर्णायक अधिकारी के निर्णय से असंतोष हो या उससे वह सहमत नहीं है तो वह 45 दिन के भीतर साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर सकता है, और ट्रिब्यूनल उस अपील की सुनवाई करता है और उचित निर्णय जो है प्रदान करता है। यदि वह व्यक्ति इस साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल से भी असहमत है, इसके द्वारा दिए गए निर्णय से भी असहमत है, तो वो उसके बाद उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे ताकि चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी व्यक्ति का ईमेल अकाउंट हैक कर लिया गया है
और उसने अपराध के खिलाफ शिकायत दर्ज की। अब निर्णायक अधिकारी जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, जो आईटी एक्ट के अंदर साइबर क्राइम्स का निर्णय करता है, उसने अपराधी को 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर लगा दिया। अब लेकिन जो पीड़ित था जिसके साथ ये साइबर क्राइम हुआ, वो इस ऑर्डर से या इस आदेश से, इस निर्णय से सहमत नहीं था। वो चाहता था कि और ज़्यादा मुआवजा उसे मिले, यानी कि और ज़्यादा पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जाए जिसने उसके साथ साइबर फ्रॉड किया है। तो ऐसे में वो अपील कहाँ पर दायर करेगा? साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष अधिक मुआवजे के लिए। और ट्रिब्यूनल इस मामले में दोबारा जांच कर सकती है और उचित निर्णय दे सकती है। बात करें वर्तमान स्थिति के बारे में, अब कौन सी हमारी जो साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल है जो इस तरीके के मामले को डील करती है, क्योंकि पहले साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल थी लेकिन अभी इसे चेंज कर दिया गया है। तो प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? 2017 में भारत सरकार ने साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CAT कहते हैं, को टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेंट ट्रिब्यूनल में मर्ज कर दिया गया। यानी कि 2017 के बाद से इसे मर्ज कर दिया गया था। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में TDSAT कहते हैं। अब सभी साइबर अपील TDSAT के द्वारा ही अपील सुनी जाती है। तो बात करें निष्कर्ष की, तो जो IT अधिनियम से जुड़े विवाद है उसका जल्दी से जल्दी निपटान या सुनवाई की जा सके और निष्पक्ष सुनवाई की जा सके, यही उद्देश्य है हमारा साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल, जिसे हम TDSAT कहते हैं, यानी कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेंट ट्रिब्यूनल। और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। साथ ही साइबर कानून के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाया जा सके। तो आज की वीडियो में हमने समझा साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के बारे में।